आदाब, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोशल मीडिया पर बैन के बाद हुए जेन जी के आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया और दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को प्रधानमंत्री ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया है। समानांतर घटनाक्रम में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी के प्रमुख रवि लामिछाने को मंगलवार को जेल से रिहा कर दिया गया था। वह सहकारी संस्थाओं में घोटाले के आरोप में जेल में थे। उनकी रिहाई ने हालात को और पेचीदा बना दिया है और ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या मुख्यधारा राजनीति से बाहर की हस्तियां लामिछाने और काठमांडू के मेयर रैपर बलेंद्र शाह नेपाली राजनीति में नई धुरी बन सकते हैं। और इसी के मद्देनजर बलेंद्र शाह क्या नेपाल के होने वाले प्रधानमंत्री हैं? असल में ये भ्रष्टाचार और कुशासन का विरोध है और सोशल मीडिया पर बैन ने इसे भड़का दिया। लोगों के पास रोजगार नहीं, नौकरियां नहीं, किसानों को खाद उर्वरक नहीं मिल रहे, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा। नेपाल में कानून का शासन नहीं है। अपने फायदे के लिए नेता कानून को बदल देते हैं। नेपाली नेताओं की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। उनके आलीशान घर हो गए हैं, बच्चे विदेश में रह रहे हैं, लेकिन आम नेपालियों की जिंदगी नहीं बदली है और इसी का ये विरोध है। इस आंदोलन के दौरान नेताओं के बच्चों की लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े, महंगी घड़ियां और विदेशी दौरे के वीडियो और फोटो खूब वायरल हो रहे हैं। नेपाल के नौजवान संदेश दे रहे हैं कि आम आदमी जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है और नेपाली नेताओं के बच्चे हर सुख सुविधा का दोहन कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री ओली ने फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट बंद करने का फैसला क्यों किया? दरअसल ओली ने कोर्ट की आड़ में विरोध की आवाज को दबाने के लिए सोशल मीडिया को ही बैन कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि सोशल मीडिया का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इन पर निगरानी के लिए कानून बनना चाहिए। कोर्ट ने बैन करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था, लेकिन मौके पर चौका लगाते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदियां आयद कर दी थी। इसी की रोशनी में आपको याद दिलाते चलें कि 2008 में नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद से कम्युनिस्ट पार्टियां सत्ता में हैं। हालांकि आंदोलनरत इस नई पीढ़ी ने नेपाली राजशाही की क्रूरता नहीं देखी है। इस विरोध प्रदर्शन में 25 साल की उम्र तक के नौजवान हैं, जिन्होंने प्रचंड, ओली और देउबा को सत्ता में मिल बांट कर खाते देखा है, लेकिन राजशाही के दौरान नेपाली लोगों पर हुई बर्बर कार्रवाइयों से ये नाइत्तेफाकी रखते हैं। नेपाल कई चीजों की सप्लाई के लिए भारत पर भी निर्भर है, क्योंकि ये एक लैंड लॉक देश है और यहाँ सामान की आपूर्ति में भारत की भूमिका काफी अहम है। वहीं भारत के लिए भी नेपाल का खास महत्व है, क्योंकि ये भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट है। नेपाल और भारत के बीच मुद्दत से रोटी बेटी का संबंध रहा है। इसके अलावा दोनों देशों की सीमा के बीच गांवों की बसावट इस तरह से है कि ये पता लगाना काफी मुश्किल है कि कौन सा इलाका नेपाल का है और कौन सा भारत का है। 2015 में मधेश आंदोलन में ऐसे ही क्रूरता भरी हत्याएं हुई थी, लेकिन मधेश की बातें काठमांडू के मीडिया में कभी नहीं आई और न ही काठमांडू का समर्थन मधेशियों को मिला था और शायद इसीलिए इस आंदोलन का असर मधेशियों के बीच नहीं पहुंच पाया है। ये काठमांडू और इसके इर्द गिर्द के इलाकों तक ही महदूद है। बिना नेतृत्व वाला आंदोलन बाढ़ के पानी की तरह होता है और अपनी राह खुद बना लेता है। क्या नेपाल में जेन जी आंदोलन अपनी राह बना पाएगा? हालांकि ऐसे आंदोलनकारियों का कोई संगठन नहीं होता और न ही कोई विचारधारा होती है। कई बार भीड़ के आगे आने से जो नेतृत्व पैदा होता है
उससे बहुत बदलाव की उम्मीद करना भी खतरे से खाली नहीं होता है।